हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दृष्टिकोण। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यू करते हैं हमारी क्लास 8 की जो एनसीईआरटी सीरीज चल रही है उसका थर्ड चैप्टर हिस्ट्री का, जिसका नाम है रूलिंग द कंट्री साइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पुरानी वीडियोज़ है आपको वो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप चैप्टर 1 और 2 जो है देख सकते हैं। तो इस सीरीज़ के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, तो आपको जीएस सीरीज़ मिलेगी कंप्लीट, जो स्टूडेंट्स है यूपीएससी के लिए या एसएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो यहाँ से कर सकते हैं। मॉक टेस्ट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिए जाएंगे, कंप्लीट एनसीईआरटी कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, पीवाई को डिस्कशन किए जाएंगे, मॉक टेस्ट जो है दिए जाएंगे। ऑल ऑफ दिस विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड। तो जब बच्चों कंपनी को जो दीवानी राइट्स मिल गए थे 1765 के अंदर, हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि 1765 के अंदर जो कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए थे कौन कौन से एरिया के, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। तो उसके बाद कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो मैक्सिमम लैंड रेवेन्यू जो है कलेक्ट कर सके इन तीनों एरिया से। और उसके अलावा उसके पास और भी दीवानी राइट्स थे जो थे मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के, यानी कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी और मद्रास प्रेसिडेंसी थी वहाँ से भी वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रही थी। लेकिन उस टाइम पर बंगाल जो था वो बहुत ज़्यादा एक रिच स्टेट थी, जहाँ से वो बहुत ज़्यादा मतलब रिसोर्सेज उस टाइम पर बंगाल के अंदर थे। तो उनके लिए बंगाल की जो रेवेन्यू का जो मतलब दीवानी राइट्स मिलना वो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। तो उनका मेन फोकस क्या था कि वो जितना ज़्यादा लैंड रेवेन्यू हो सके उतना कलेक्ट करे, ताकि कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल सके, यहाँ की आर्मी को मेंटेन किया जा सके, प्रॉफिट हो सके उसको ट्रेड के अंदर। और तो इन सभी चीज़ों को करने के लिए उसने क्या किया, जो इंडिया के जो एग्रेरियन सिस्टम था, यानी कि यहाँ का जो एग्रीकल्चर का सिस्टम था उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस लेकर आए। तो सबसे पहले चेंज की वो क्या लेकर आए, द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793, एक परमानेंट सेटलमेंट लेकर आए 1793 के अंदर। तो उस टाइम पर क्या हो रहा था, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जब मतलब रूल करना स्टार्ट किया तो उस टाइम पर जो किसान थे तो जो वो मतलब रिवेन्यू कलेक्ट करना होता था ब्रिटिश को, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। मतलब कुछ किसान तो ऐसे थे जो एक जगह पर रुककर खेती नहीं करते थे, जैसे वो मतलब एक जगह पर पहले तो खेती करते थे, फिर वहाँ से जो भी मतलब अनाज वगैरह होता था उसको कलेक्ट करने के बाद उस जगह को जला देते थे, उसके बाद फिर से नई जगह ढूंढते थे और वहाँ पर फिर से जो है खेती करने का काम करते थे। उसको फिर से वहाँ पर मतलब जब भी कोई अनाज या फसल जो भी उगाते थे उसके बाद जब वो उगकर मतलब वो उसको काट लेते थे, उसके बाद फिर से वो नया खेत की तलाश करते थे। तो इससे उनको जो है रिवेन्यू कलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी कि वो मतलब एक जगह पर टिक कर नहीं रह रहे थे। तो अगर एक जगह पर नहीं रहेंगे तो कलेक्ट कैसे करेंगे रिवेन्यू को, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि एक मुश्किल टास्क जो है उनके लिए था। तो इस सबको देखते हुए वो क्या लेकर आए, परमानेंट सेटलमेंट लेकर आए उस टाइम पर। कब आया था, 1793 के अंदर। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको जो है इंट्रोड्यूस करने का काम उस टाइम पर किया था। तो इस एक्ट के फीचर्स क्या क्या थे, सबसे पहले जमींदार जो थे उनको ओनर बना दिया गया लैंड का। उस टाइम पर बहुत सारे जमींदार होते थे, तो उनको क्या किया गया, उनको जो है लैंड का ओनर बना दिया गया। पहले वो लैंड के ओनर नहीं थे, लेकिन उनको जो है बाद में उस एरिया का जो है ओनर बना दिया गया। उनको एक फिक्स्ड अमाउंट जो था रिवेन्यू का वो किसको देना पड़ता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। फिक्स्ड अमाउंट क्यों, इसीलिए इसका नाम परमानेंट सेटलमेंट है, क्योंकि इसके अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट तय कर दिया गया था कि आपको इतना टैक्स जो है गवर्नमेंट को जमा करना है। आप आगे पीजेंट से यानी कि किसान से जितना भी चाहे उतना जो है कर जो है वसूल कर सकते हैं, टैक्स वसूल कर सकते हैं। दिस रिवेन्यू अमाउंट वॉज परमानेंटली फिक्स्ड, ये परमानेंटली फिक्स्ड था। इफ जमींदार फेल्ड टू पे रिवेन्यू, अगर जमींदार क्या करता था, फेल होता था रिवेन्यू पे करने में, तो उनका लैंड क्या करता था, कॉन्फेसिकेटेड एंड ऑक्शन, यानी कि उनका जो लैंड थे, उनकी जो जमीन थी उसको छीना जा सकता था, उसको ऑक्शन किया जा सकता था। तो ये सबसे पहले काम इंट्रोड्यूस किया गया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों जगह पर ये इंट्रोड्यूस करने का काम जो है किया गया था। तो इसके अंदर जमींदार का क्या रोल था, तो उनका सबसे पहले रोल क्या था कि जमींदार को जो है रिवेन्यू कलेक्ट करना होता था पीजेंट यानी कि किसानों से। तो जमींदार पहले किसानों से रिवेन्यू कलेक्ट करेगा, फिर वो रिवेन्यू में से जो मतलब एक परमानेंट हिस्सा था वो किसको देना होता था, कंपनी को देना होता था। तो एक तरह से जमींदार क्या था, इंटरमीडिएरी की तरह काम कर रहा था, एक बिचौलिए की तरह काम कर रहा था पीजेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में। हाउएवर मैनी जमींदार फेल्ड टू पे रिवेन्यू सो देयर लैंड वर ऑक्शन, लेकिन बहुत से जमींदार जो है फेल्ड हो गए थे रिवेन्यू पे करने में, इसलिए उनके लैंड को ऑक्शन कर दिया गया था, बेच दिया गया था। तो प्रॉब्लम विद पीजेंट, तो किसानों को इसके अंदर क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा था। तो सबसे पहले जो किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा था वो क्या था कि हाई रेंट देना पड़ रहा था उनको जमींदार को, क्योंकि जमींदार जो है मतलब
मतलब उसका भी टाइम जा रहा है कि वो मतलब टैक्स को कलेक्ट करे किसानों से, तो वो क्या करता था, हाई रेंट जो है किसानों से लेता था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो एक परमानेंट हिस्सा था वो देकर बाकी जो पैसे थे उसकी जेब में चले जाते थे। तो यानी कि वो क्या कर रहे थे, एक तो पीजेंट से हाई रेंट ले रहे थे, और अगर वो नहीं देते थे तो उनको हार्श पनिशमेंट देते थे ना, पेमेंट ना करने की कंडीशन के अंदर। तो उसके जो है परिणाम क्या हो रहे थे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, जो किसान थे वो क्या कर हो रहे थे, गरीब बनते जा रहे थे और कर्ज के जाल में फंसते जा रहे थे। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव नहीं हो रही थी। जो ये मतलब जो कानून लेकर आए थे, जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, कहकर तो ये लेकर आए थे कि इससे हम एग्रीकल्चर की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करेंगे, लेकिन असल में जो इसका मेन मकसद क्या था कि बस ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिलता रहे, एग्रीकल्चर की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो या ना हो, इनको उससे कोई मतलब नहीं था। और हुआ भी ऐसे ही, कोई भी जो है मतलब एग्रीकल्चर के अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। ब्रिटिश लैंड की मेन पॉलिसी क्या थी, मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू नॉन इंप्रूविंग एग्रीकल्चर, यानी कि मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू, सॉरी मैक्सिमाइजिंग नहीं, मैक्सिमाइजिंग यानी कि रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना। उनका मेन मोटिव एग्रीकल्चर को इंप्रूव करना बिल्कुल भी नहीं था। तो उसके बाद आती है प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो किसानों को क्या फोर्स करी थी, एक इंडिगो नाम का एक प्लांट होता है जिससे हम ब्लू डाई बनाते हैं। ब्लू डाई वही होती है जो हम घरों के अंदर यूज़ करते हैं। आपने सुना होगा जो उजाला की एक नील की डब्बी होती है, जिसको हम मतलब हमारे घर पे जो हमारी मदर्स है वो क्या करती हैं, शर्ट्स को जो वाइट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब शर्ट्स का जो वाइटनेस है वो इससे आ जाती है। आपने एड्स के अंदर भी देखा होगा उजाला की, जिसको हम नील की डब्बी भी कहते हैं, ठीक है। तो वही काम था जो था इसका। वैसे ही एक ब्लू डाई होती है जो मतलब वो कलर देने का काम करती है। उससे जो है शर्ट जो है मतलब किसी भी चीज़ को ब्लू जो अगर कलर देना हो तो उस टाइम पर इंडिगो इस प्लांट का नाम था, इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये उस टाइम पर क्या था, यूरोपियन टेक्सटाइल के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड के अंदर थी उस टाइम पर ये इंडिगो प्लांट। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, फोर्स करते थे कि वो जो किसान थे वो अपने जो मतलब खेत है उसके अंदर ये इंडिगो प्लांट उगाए। तो दोस्तों इस जो इंडिगो प्लांट की जो सबसे बड़ी कमी की थी वो ये थी कि जब किसान इसको अपने खेत के अंदर उगाता था तो उसका जो खेत की जो फर्टिलाइजेशन था, यानी कि जो उसकी उर्वरक क्षमता थी, यानी कि जो खेत के अंदर जो उपजाऊ क्षमता होती है वो ज़्यादा डिक्रीज हो जाती थी ये प्लांट उगाने के बाद। तो किसानों के लिए एक बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से उनके खेत की उपजाऊ शक्ति खत्म करने वाली बात थी इस प्लांट को उगाने के बाद। और दूसरा जो ब्रिटिश क्या कहते थे कि अपने 1/3 एरिया के ऊपर ये प्लांट आपको उगाना है, यानी कि अगर 100% एरिया में से 70% एरिया पर दूसरी खेती करेगा और 30% एरिया के ऊपर ये खेती करेगा, फिर अगले साल दूसरे 30% एरिया के ऊपर, अगले साल दूसरे, यानी कि इस तरह से उसका पूरा खेत आने वाले 3 से 4 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। उसकी जो उपजाऊ शक्ति थी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और उसके बाद ये क्या कहते थे कि एडवांस सिस्टम का यूज़ करो, यानी कि पीजेंट वर गिवन लोन इन एडवांस। जो किसान थे उनको एडवांस के अंदर लोन दिया जाता था। उसके बाद इंडिगो को बहुत कम प्राइजेस के अंदर सेल करने के लिए फोर्स किया जाता था किसान को, जिससे किसान जो है कर्ज के जंजाल में फंसता ही जाता था। उससे बाहर निकलने का उनके पास कोई रास्ता नहीं होता था, और अगर फसल खराब हो गई तो बस बिल्कुल खत्म काम उस टाइम पर। तो इन सबको देखते हुए किसानों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है विद्रोह की भावना पैदा हो गई थी, इसलिए इंडिगो रिवोल्ट हुआ 1859 और 60 के अंदर। तो इस सबको देखते हुए जो किसान थे उन्होंने फाइनली रिवोल्ट कर दी इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट, यानी कि जो फोर्स करते थे किसानों को इंडिगो प्लांट लगाने के लिए, उनके अगेंस्ट जो उन्होंने विद्रोह जो है छेड़ दिया, जिसको हम इंडिगो रिवोल्ट के नाम से जानते हैं। रीज़न क्या क्या थे रिवोल्ट के, फोर्स्ड कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो, यानी कि इंडिगो जो प्लांट थे उनको फोर्स्ड कल्टीवेशन कराया जा रहा था, ज़बरदस्ती उगाया जा रहा था इंडिगो को। उसके अलावा लो प्राइजेस पेड टू फार्मर्स को बहुत ज़्यादा लो प्राइस दिए जा रहे थे। हैवी डेप्ट्स जो उनके ऊपर हो गया था, कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए पीजेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो इंडिगो नहीं उगाएंगे। मैन अटैक इंडिगो फैक्ट्री, इंडिगो की जो फैक्ट्रीज थी उसके ऊपर जो किसानों ने अटैक कर दिया। इससे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मतलब जो ये रिवोल्ट हुआ, जो ये विद्रोह हुआ, इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसको एक कमीशन बनानी पड़ी, जिसको हम इंडिगो कमीशन के नाम से जानते हैं। और इस इंडिगो कमीशन ने क्या कंक्लूड किया, क्या परिणाम दिया कि जो आज से किसान है वो आज से जो है मतलब इंडिगो की जो फसल है उसको नहीं उगाएंगे। इंडिगो इन लिटरेचर, बुक में हमें इंडिगो के बारे में क्या पता चलता है। द प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो फार्मर्स वर ऑल्सो हाईलाइटेड इन लिटरेचर, मतलब एक लिटरेचर के अंदर भी इसका जो है हमें इसके बारे में पढ़ने को मिलता है, जो है
फेमस प्ले जिसको हम नील दर्पण के नाम से जानते हैं, एक्सपोज द क्रूअल ट्रीटमेंट ऑफ इंडिगो फार्मर्स, इट क्रिएटेड पब्लिक सिंपैथी फॉर पीजेंट्स। तो उस टाइम पर एक जो है मतलब एक प्ले चलता था जिसको नील दर्पण के नाम से जानते हैं। उसके अंदर जो है ये जो मतलब इंडिगो के पीजेंट्स थे जो इंडिगो उगाते थे उनके लिए एक तरह से एक प्ले बनाया गया था जिससे जो है पब्लिक को सिंपैथी होती थी पीजेंट्स के लिए। ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स इन इंडिया। तो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम टू कलेक्ट मैक्सिमम टैक्सेस फ्रॉम द एग्रीकल्चर। तो ये 3 रेवेन्यू सिस्टम थे। एक्चुअली 8 क्लास के जो मतलब जो सिलेबस है उसके अंदर सिर्फ परमानेंट सेटलमेंट दिया गया है। ये जो बाकी 2 सिस्टम है ये 11th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर हमें मिलते हैं, लेकिन क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं और हम एनसीईआरटी 8 क्लास की कर रहे हैं तो साथ में अगर ये 2 सिस्टम भी कर लेंगे तो हमें इससे मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप में से कोई 8 क्लास का बच्चा ही देख रहा है वीडियो तो आप इसको लीव कर सकते हैं, मतलब इस स्लाइड के बाद यहाँ से आप इसको लीव कर सकते हैं। यहाँ से आपका जो है 8 क्लास की बुक कंप्लीट मतलब ये चैप्टर कंप्लीट है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं, और अगर आप 8 क्लास के बच्चे होकर भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, आपकी जनरल नॉलेज इंक्रीज होगी इससे। तो परमानेंट सेटलमेंट 1793 ये हमने पढ़ लिया था। कौन लेकर आया था? कॉर्नवालिस लेकर आया था। जमींदार को लैंड का जो है ओनर डिक्लेयर कर दिया गया था। रिवेन्यू जो है कौन कलेक्ट करते थे? जमींदार कलेक्ट करने का काम करते थे। एक फिक्स्ड परमानेंट सिस्टम जो लेकर आया गया था। कौन कौन से एरिया में लगाया गया था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अंदर। प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही थी? जमींदार एक्सप्लॉइट कर रहे थे पीजेंट्स को और एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था कुछ भी। उसके बाद आता है रैयतवारी सिस्टम। किसने इंट्रोड्यूस किया था? रेक्टर मुनरो उनका नाम था और अलेक्जेंडर रीड, ये 2 बंदे थे जिन्होंने जो है रैयतवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। रैयत मीन्स पीजेंट। रैयत का क्या मीन होता है? पीजेंट यानी कि किसान। तो इसके लिए क्या किया गया था? रिवेन्यू वॉज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द पीजेंट्स। रैयत जमींदार की जो भूमिका वो खत्म कर दी गई थी। अब जो रिवेन्यू जो है डायरेक्टली कौन कलेक्ट करने का काम करेगा? गवर्नमेंट कलेक्ट करने का काम करेगी। पीजेंट वर कंसीडर्ड ओनर ऑफ द लैंड। अब जो लैंड के ओनर थे वो किसको बना दिया गया था? पीजेंट्स को, किसानों को बना दिया गया था। कौन कौन से एरिया के अंदर ये लाया गया था? मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर। जो हमें 2 मिनट तो ये हमारा जो है बंगाल प्रेसिडेंसी थी, ये मद्रास प्रेसिडेंसी थी उस टाइम पर। तो इन दोनों जगह पर जो है ये लेकर आया गया था। प्रॉब्लम क्या क्या थी इसके अंदर? प्रॉब्लम क्या क्या थी? रिवेन्यू डिमांड वाज वेरी हाई। जो पीजेंट्स थे अभी भी जो रिवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा लिया जा रहा था उनसे, और पीजेंट ऑफन फॉल इन डेप्ट। इसके अंदर भी जो पीजेंट जो है डेप्ट के अंदर जो फंसते जा रहे थे। तो पेपर के अंदर क्वेश्चन यही आता है कि जो रैयत वाली सिस्टम था वो कौन लेकर आया था? थॉमस मुनरो लेकर आया था, अलेक्जेंडर रीड लेकर आया था। इसके अंदर क्या प्रोविजन किए गए थे? तो डायरेक्टली जो है किसानों से जो मतलब पेमेंट जो लेने का काम इसके अंदर किया गया था। जमींदार का रोल खत्म कर दिया गया था। और कौन कौन से एरिया के अंदर ये लिया आया मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था? मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर। ये जो है मेन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। उसके बाद एक है महल वाली सिस्टम। इसके अंदर जो है महल का जैसे उसके अंदर रैयत का जो एक मतलब एक तरह से क्या था मीनिंग था, वैसे ही महल का इसके अंदर मीनिंग है विलेज और स्टेट। यानी कि एक विलेज को जो है महल कहा जाता था। इंट्रोड्यूस किया था होल्ट मैकेंजी ने 1822 के अंदर। जो रैयतवारी सिस्टम था ये कब लाया गया था? रुकना 2 मिनट। जी हाँ, थोड़ा आवाज़ मतलब वॉल्यूम की दिक्कत आ रही थी। तो ये कब लाया गया था? 1820 के अंदर जो है रैयतवारी सिस्टम लाया गया था। उसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा मालवाड़ी था ये 1822 के अंदर लाया गया था। और जो हमारा स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था परमानेंट सेटलमेंट वो कब लाया गया था? 1793 के अंदर जो लाया गया था। इसके अंदर विलेज को एक महल की तरह मतलब महल कहा जाता था, जिसके अंदर रिवेन्यू वॉज कलेक्टेड बाय द एंटायर विलेज। पूरा जो रिवेन्यू था वो किससे कलेक्ट किया जाएगा? पूरे विलेज से किया जाएगा। विलेज का जो हेड होता था यानी कि जो सरपंच हम कह सकते हैं वो होता था या मुखिया होता था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो सभी घरों से जो है रिवेन्यू कलेक्ट करेगा। और लास्ट में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक बंदा आएगा और उस जो सरपंच से था उससे जो है मतलब रिवेन्यू कलेक्ट करेगा और चला जाएगा। एरिया कौन कौन से थे? नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, पंजाब और सेंट्रल इंडिया। तो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस कौन कौन से आते हैं हमारे यहाँ पर? तो 2 मिनट हम बना देते हैं इसको यार। तो जितने भी ये वाले एरिया है नॉर्थ वेस्ट, ये सारे क्या है? नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस आते हैं। सेंट्रल इंडिया हमारा ये वाला एरिया हो गया, और उसके अलावा पंजाब वाला एरिया भी यहीं पर आ जाता है। जो ये सारे एरिया से जो है इसकी ये जो है मतलब ये जो स्कीम थी मालवाड़ी सिस्टम था, ये एक्ट था, ये जो है लेकर आया गया था। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी? सेम हाई रिवेन्यू बर्डन ऑन विलेजेस। विलेज के ऊपर बहुत ज़्यादा रिवेन्यू बर्डन था। पीजेंट रिमेंड पुअर, जो पीजेंट थे वो भी गरीबी का सामना कर रहे थे। और कोई भी इसके अंदर रियायत नहीं दी जाती थी। अगर मतलब
ऐसा हो कि किसी टाइम पर क्रॉप फेलियर हो जाए या फिर सूखा पड़ जाए, तब भी उनको जो है कुछ भी रियायत इसने के अंदर देने का काम नहीं किया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो एक तरह से बस ये क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खजाने बढ़ने का एक तरीका जो है बनाए गए थे ये तीनों सेटलमेंट। जो मतलब एग्रीकल्चर जो इम्प्रूवमेंट के लिए जो एक्ट लाए गए थे, इनके अंदर कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं की गई थी, बस ब्रिटिश गवर्नमेंट के खजाने भरे गए थे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।